नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube क्लास में। और YouTube क्लास में आप आए हो तो मेरे चैनल को देखने के लिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आप लगातार मेरे चैनल को देखते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सभी दोस्तों का सहयोग रहेगा तो अपना चैनल ग्रो करेगा। और मैं ज़बरदस्त नहीं करा कि आप करो, अगर आप हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट करने के तौर पे आप सब्सक्राइब कर दो या लाइक कर दो, या कुछ कमेंट, अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो उसके लिए आप कमेंट भी बता दो कि सर आपकी ये कमी है, ताकि सुधार। गलती से तो आदमी सीखता है, तो सुधार कर सकेंगे, क्योंकि इंसान को गलतियाँ खुद को दिखती नहीं है। तो मैं आपको विज्ञान पढ़ा रहा था, विज्ञान में क्या बता रहा था आपको, रासायनिक अभिक्रियाएँ बता रहा था। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार चल रहे थे। पहली अभिक्रिया थी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं, वो क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन में क्या होता है, इस एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं, किसमें, संयोजन में। और वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो एक टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, वो क्या हो गई, वियोजन। तो जैसे संयोजन अभिक्रिया मैंने बताई थी, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 CO2 H2+O2 क्या बनता है, H2। तो ये दो मिल रहे हैं और एक उत्पाद बना रहे हैं, इस वजह से इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद में अगली पढ़ाई थी मैंने वियोजन। वियोजन में क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में काम क्या है, टूटना। संयोजन में क्या है, जुड़ना। तो इसमें एक टूटेगा, दो बनाएगा, उसमें दो जुड़ेंगे, एक बनाएगा। तो ये क्या है, एक टूट रहा है और क्या बना रहा है, दो। कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये CaO और CO2 दो में टूट जाता है, तो ये वियोजन अभिक्रिया। अब किसी को तोड़ने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी टूट जाएगा। तो उसको तोड़ने के लिए या तो आप उसको गर्म करोगे, या उसके बिजली के झटके दोगे, या उसे धूप में रखोगे, तो ये तो टूट सकता है। तो वियोजन करने के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। पहला प्रकार कौन सा है, उष्मा देकर। उष्मा का मतलब होता है ग्रहण करके, तो वो वियोजन कौन सा हो गया, उष्मीय वियोजन। एक होता है विद्युत देकर, विद्युत धारा प्रवाहित करके, तो वो कौन सा वियोजन हो गया, विद्युत वियोजन। और एक कौन सा होता है, प्रकाश देकर, प्रकाश की उपस्थिति में, तो वो वियोजन कौन सा हो गया, प्रकाशिक वियोजन। तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, उष्मीय, और एक होती है विद्युत, एक होती है प्रकाशिक वियोजन। 3 वियोजन होते हैं, पढ़ते हैं। उष्मीय वियोजन क्या होता है, जिसमें उष्मा देकर अभिकारक को तोड़ा जाता है, वो कौन सी होती है, उष्मीय वियोजन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको उष्मा दी और एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है, तो ये अभिक्रिया कैसे होगी, उष्मीय वियोजन। फिर आगे आती है विद्युत वियोजन। वो वियोजन अभिक्रिया जिसमें बिजली प्रवाहित करके, विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको तोड़ा जाता है, वो कौन सी होती है, विद्युत वियोजन। जैसे पानी है H2, उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये H2 और O2 दो में टूट जाता है, तो ये वियोजन कैसा हो गया, विद्युत वियोजन। अगला आता है प्रकाशिक वियोजन। जो AgCl है या AgBr है, उनको जब उनकी सतह को या किस प्लेट को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो वो Ag और Cl2 में टूट जाता है, दो आयनों में टूट जाता है। इस प्रकार का वियोजन प्रकाशिक वियोजन। AgCl को जब प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो वो Ag और Cl2 में टूट जाता है, क्लोरीन गैस है वो बाहर निकल जाती है। और जैसे इसी प्रकार AgBr को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो वो भी टूट जाता है Ag+Br2 में। इस प्रकार की जो प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी आपने देखा होगा, कभी कैमरे को देखा होगा, तो उसमें जैसे वो कैमरा क्लिक करता है तो उसमें एक लाइट जलती है। वो लाइट क्या होता है, प्रकाश, और प्रकाश की उपस्थिति में किसका वियोजन होगा, AgCl और AgBr का। तो इसका वियोजन कराने के लिए वो लाइट पड़ती है। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, प्रकाशिक वियोजन। उसमें कौन सा काम में लिया जाता है, AgCl और AgBr। अगली बताई थी मैंने विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन का मैं बताता हूँ। जैसे आप अपनी क्लास में बैठे हुए हो और आप थोड़े हष्ट पुष्ट हो, थोड़े तगड़े हो शरीर में, कहने का मतलब अच्छे खासे हो, तो आप क्या कर सकते हो अपनी क्लास में, आप मान लो किसी स्टूल पे कोई कमजोर बच्चा बैठा है किसी टेबल पे और आपको उसकी जगह बैठना है, तो अगर आप हष्ट पुष्ट हो, आप अधिक एक्टिव हो, अधिक क्रियाशील हो, तो आप उस कमजोर को क्या कर सकते हो, वहां से हटा सकते हो, नहीं हटा सकते कि तो हट यहाँ से, मैं यहाँ तो मैं बैठूंगा। अगर आप हष्ट पुष्ट हो, अधिक क्रियाशील हो उससे बजाय उसके, तो उसको हटाकर उसकी जगह बैठ जाओगे, उसका क्या कर दोगे, विस्थापन।
उसका क्या कर दोगे? विस्थापन। तो यही विस्थापन अभिक्रिया है। अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा देता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन। अरे दो कपल थे, जो कपल में जो जेंट्स कपल था वो मान लो कमजोर था। कैसा था? कमजोर था। और उससे हष्टपुष्ट उनके पड़ोस में रहता था। उनसे हष्टपुष्ट एक व्यक्ति था, वो उनके पड़ोस में रहता था। तो जो कमजोर था वो क्या था? कम क्रियाशील था। तो उसके जो पड़ोस वाला था वो अधिक क्रियाशील था। तो वो क्या करता है? वो उस कपल का तोड़ देता है और उस कमजोर व्यक्ति को वहां से हटा देता है कि भाई तू यहाँ से हट, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। तो उसका उसकी जगह से हटा देना, ये विस्थापन अभिक्रिया है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ भाई, एग्जाम्पल के लिए, रियलिटी में मत लेना। जैसे यहाँ आयरन है और यहाँ पे क्या है? कॉपर सल्फेट। Fe है यहाँ पे क्या है? कॉपर सल्फेट। तो ये जो कॉपर है ये क्या है? कम क्रियाशील है। किसकी तुलना में? आयरन की तुलना में। इस वजह से आयरन क्या करता है? इसको यहाँ से हट भाई, यहाँ से हट, और यहाँ मैं रहूंगा। तो ये सल्फेट के साथ में खुद रहने लग जाता है, कॉपर को क्या कर देता है? साइड में कर देता है। अधिक क्रियाशील तो कम को उसकी जगह से हटा देता है, ये विस्थापन अभिक्रिया। जिसे एक व्यक्ति था लादू, और एक मांगू और मांगी दोनों जने रहते थे। तो लादू क्या था? इस मांगू से ज्यादा क्रियाशील था। तो लादू ने क्या किया? इस मांगू को हटा दिया, भाई तू यहाँ से हट, और इस मांगी के साथ में तो मैं रहूंगा। और बेचारे मांगू को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये लादू अधिक एक्टिव था, उससे हष्टपुष्ट था, तो इस और से कर दिया। अधिक क्रियाशील है तो हटा देगा उसको। ये अभिक्रिया क्या होगी? विस्थापन अभिक्रिया। फिर आती है द्विविस्थापन। उसमें एक बार विस्थापन हो रहा था। और द्विविस्थापन में क्या होता है? जब अभिक्रिया में दो जगह आयनों का आदान प्रदान होता है। जिस अभिक्रिया में दो जगह आयनों का आदान प्रदान होता है वो अभिक्रिया द्विविस्थापन। द्वि का मतलब दो बार, विस्थापन का मतलब विस्थापन। जिस अभिक्रिया में दो बार विस्थापन हो वो द्विविस्थापन। जब दो बार विस्थापन हो तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन। जैसे Na2SO4, Na2SO4 है और यहाँ क्या है? BaCl2। तो यहाँ Na है वो क्या करता है? इस Ba को हटा देता है कि Cl के साथ में तो मैं रहूंगा, तू यहाँ से निकल। तो Na किसके साथ में चला जाता है? Cl के साथ में। ऋणायन के साथ। धनायन किसके साथ रहना पसंद करेगा? ऋणायन के साथ। अरे समान समान के बीच में तो प्रतिकर्षण होता है और विपरीत के बीच में आकर्षण होता है। तो जो Na है वो धनायन है, तो किसके साथ रहना पसंद करेगा? ऋणायन के साथ में। ये Na है वो इस Ba को हटाकर और किसके साथ में रहने लग जाता है? क्लोरीन के साथ में, NaCl। अब ये Ba अकेला थोड़े रहेगा, ये भी तो धनायन है। ये कहेगा तुम मेरी को ले जा रहा है तो मैं तेरी को ले जाता हूँ भाई। तो ये धनायन है, ये इसका ऋणायन को उठा ले जाता है कि ये मेरे को दे दे। तो यहाँ दो जगह आयनों की अदला बदली भी, दो बार विस्थापन हुआ, इस वजह से इसका द्विविस्थापन। मैं समझे, इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जिससे दो कपल रह रहे थे, एक तो लादू था, एक क्या थी? लादी। और इधर एक पड़ोस में एक और कपल रह रहा था, मांगू और मांगी। मांगू और मांगी। तो ये लादी थी और ये मांगी थी। तो ये लादू और मांगू ऐसे रह रहे थे। तो लादू ने क्या कहा कि भाई तू मांगी से तू शादी कर ले और मैं लादी से मैं शादी कर लेता हूँ। दोनों आपस में अदला बदली कर लेते हैं। तेरी बीवी से शादी मैं कर लेता हूँ, मेरी बीवी से तू कर ले, क्योंकि अपन दोनों की बन नहीं रही। तो ये दोनों आपस में समझौता करके लादू मांगी के साथ में रहने लग जाता है और मांगू किसके साथ में रहना लगता है? लादी के साथ में। तो यहाँ दो बार विस्थापन हुआ, इस वजह से इस अभिक्रिया का नाम द्विविस्थापन। अब आती है अगली उपचयन। उपचयन क्या होता है? उपचयन क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, वो अभिक्रिया उपचयन। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, कहने का मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन क्या होगी? कम होगी, वो अभिक्रिया उपचयन। और एक होती है अपचयन। अपचयन में इसका उल्टा है जस्ट। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी तो अपचयन में क्या होगी? कमी। इसमें हाइड्रोजन की कमी हो रही थी तो अपचयन में क्या होगी? हाइड्रोजन की वृद्धि। जब ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन की कमी हो तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपचयन। इसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन है और ये क्या है? O2। यहाँ ऑक्सीजन देखो जुड़ गई ना, इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई? वृद्धि। तो ये अभिक्रिया कैसे होगी? उपचयन। ऐसे ही जब अपचयन क्या होता है? जब ऑक्सीजन की कमी हो तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो। जैसे CuO प्लस H2 है तो ये Cu बन गया आगे।
तो ये CO से ऑक्सीजन कम हो गया। ऑक्सीजन का कम होना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है? अपचयन। तो ये CO से ये कॉपर बना, ऑक्सीजन हट गया, तो ये विक्रिया क्या हो गई? अपचयन। और ये H2 है, ये ऑक्सीजन जाके कहाँ जुड़ गया? हाइड्रोजन के। तो इसमें देखो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये क्या हो गई? अपचयन। इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई तो कमी होती है तो अपचयन, और जब इसमें देखो ऑक्सीजन की क्या हुई? वृद्धि, तो ये क्या हो गया? अपचयन। तो यह अभिक्रिया है जिसमें उपचयन भी हो रहा है इस पूरी अभिक्रिया में और अपचयन भी हो रहा है, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। इस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई? रेडॉक्स। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो वो क्या कहलाती है? रेडॉक्स। अगली आती है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा का उपयोग होता है, ऊष्मा चाहिए उसको अभिक्रिया कराने के लिए। और ऊष्मा से शोषी होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का उपयोग होता है। उसको अभिक्रिया कराने के लिए क्या चाहिए आपको? ऊष्मा। तो वो अभिक्रिया को क्या, ऊष्मा को क्या कर रही है? शोषण कर रही है, शोष रही है, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी। एक होती है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। ऊष्माशोषी में तो शोषण हो रहा था, और शेपी में क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है वो ऊष्माक्षेपी, और जिसमें उपयोग में आती है वो ऊष्माशोषी। शोषी में आ रही है, शोष रही है ऊष्मा को, तो वो शोषी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा बनती है, जैसे मेथेन का दहन। मेथेन को जो CH4 है उसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो CO2 H2 और साथ में क्या बन रहा है? ऊष्मा। तो यहाँ ऊष्मा निकल रही है, तो यह अभिक्रिया कैसे हो गई? ऊष्माक्षेपी। नहीं समझे? देखो जैसे आप श्वसन, जो आप सांस ले रहे हो वो भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। प्रश्न आ सकता है कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी? तो आप क्या बताओगे? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलती है। जो आप खाना खा रहे हो वो पाचन के बाद में ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है। ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? श्वसन से। तो श्वसन ऑक्सीजन से होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और साथ में क्या बनती है? ऊर्जा। तो इस वजह से ये ऊर्जा बनती है ग्लूकोज के दहन से। तो ये क्या अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपी। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उपयोग होता है, ऊष्मा उसको चाहिए, तो वो अभिक्रिया कैसी होती है? ऊष्माशोषी। जैसे CaCO3 है, इसको कराने के लिए आपको क्या दिया आपने? ये चिन्ह होता है ना, ये कहने का मतलब है आप इसको ऊष्मा दे रहे हो। ये ऊष्मा का उपयोग करके CaO और CO2 बनाती है। CaO जिसको क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। जब इसकी अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो ये क्या हो जाता है? बुझ जाता है, और ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूना है उसकी जब जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है, Cl2 गैस प्रोवाइड की जाती है, तो एक यौगिक बनता है CaOCl2, जिसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ये विरंजक चूर्ण का भी आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है कि बिना बुझे हुए चूने को जब पानी प्रवाहित किया जाता है तो बुझ जाता है, और क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो वो क्या बनाता है? विरंजक चूर्ण। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी आ गई। अब आता है अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो गई भाई। अभिक्रियाएं आपको मैंने रटा दी, जैसे भी है समझा दी, जो भी आपको जैसा लगे, बिल्कुल कोई कमी नहीं रखी। अगर कोई कमी है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को बताइए कि क्या कमी है क्या नहीं है, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा भाई। और आप बताओगे तो सही ना, आप मेरे को अब तक देख रहे हो तो प्लीज़ आप बताओ कुछ तो, अच्छा है बुरा है जैसा भी है आप कमेंट करके बताओ, हम और सुधार करें, अच्छा है तो और मोटिवेट हो जाएं। और आप बताओगे तब ना। तो मैंने रासायनिक अभिक्रियाएं बता दी आपको। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाओं को मैंने सबसे पहले चैप्टर में बताया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जो भी कुछ है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया। और इस रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या लक्षण है? रंग में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, गंध में परिवर्तन हो सकता है। और रासायनिक अभिक्रिया दैनिक जीवन में क्या क्या होती हैं? लोहे की जंग लगना, दही का जमना, भोजन का पाचन, ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। और मैंने बताया रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना, उसके प्रतिको रूप में लिखना, वो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है, क्योंकि एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम था जिसके अनुसार द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस वजह से अभिक्रिया में परमाणु में
अभिकारक में और उत्पाद में, दोनों में तरफ क्या होनी चाहिए, परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। फिर आपको मैंने संतुलित करना बताया। फिर मैंने अभिक्रियाओं के प्रकार बताए। संयोजन अभिक्रिया में 2 अभिकारक जुड़ते हैं और 1 बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया में 1 टूटता है और 2 बनाते हैं। विस्थापन में क्या होता है, अधिक क्रियाशील कम को उसके स्थान से हटा देता है, वो विस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है, 2 बार अदला बदली हो, द्विविस्थापन। फिर बाद में मैंने बताया उपचयन। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, अपचयन में इसका उल्टा। फिर मैंने बताया ऊष्मा सेपी, जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा उपयोग में आती है। उसके बाद में संसरण। संसरण क्या होता है, जैसे आपके जो लोहा वगैरह होता है ये बाहर खुले में पड़े रहते हैं, तो आपने देखा होगा उनके जंग लग जाती है, वो खराब हो जाते हैं। बाहर ऐसा क्या होता है, बाहर क्या है, वायु है, कभी कभी बारिश भी हो जाती है तो नमी भी आ जाती है, वातावरण में आर्द्रता भी आ जाती है। तो जब कोई धातु नमी, वायु, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है और ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी खराब होने लगती है, तो इसको क्या बोलते हैं, संसारण। जब कोई धातु अम्ल, नमी, वायु आदि, आर्द्रता आदि के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत होकर खराब होने लगती है तो उसे क्या बोलते हैं, संसारण। जैसे लोहे के जंग लगना, चांदी पर काली परत का जलना, चांदी पर काली परत का जलना। और तांबा होता है, तांबे को देखा होगा आपने, तांबे के बर्तन धीरे धीरे पड़े रहने पर क्या हो जाते हैं, हरे कलर के हो जाते हैं। तो तांबे पर हरा होना, चांदी पर काली परत जलना और लोहे के जंग लगना, ये किसके उदाहरण है, संसारण के। फिर उसके बाद में अगला आता है विकृत गतिता। विकृत गतिता क्या होती है, वसा व तेल वाली जो खाद्य सामग्री है, वसा समझते हो, फैट आती है, जैसे घी वगैरह होते हैं, और तेल की जो सामग्री है, खाने वाली चीजें, उनको जब आप लंबे समय तक खुले में छोड़ देते हो घर पे, जैसे अचार का डिब्बा है उसको आप लंबे समय तक खुले में छोड़ दोगे, अचार में तेल ही तो होता है, तो उसमें देखा होगा आपने, जैसे जाड़े से आ जाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, उनका गंध बदल जाता है उस अचार का, उसका जो स्वाद है वो बदल जाता है। तो ये क्या होती है, वो क्या है, विकृत गंधिता है। विकृत का नाम ही मतलब है खराब होना, गंध का मतलब गंध, गंध का खराब होना ही विकृत गंधिता है। वसा व तेल वाली खाद्य सामग्री को लंबे समय तक पड़े रहने से खराब होने लग जाते हैं और उनका स्वाद व गंध बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तो ये आपने दोस्तों, मैंने आपको पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, और शुरुआत थी इस वजह से थोड़ा व्यवस्थित नहीं हो पाया, पर आप सभी दोस्तों का सहयोग रहा तो और आगे व्यवस्थित करेंगे, थोड़ा कैमरा की क्वालिटी सुधारेंगे, थोड़ा बोर्ड को भी और व्यवस्थित करेंगे, थोड़ा मेरे बोलने का तरीका, मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ, उसमें थोड़ा सुधार करूँगा। मुझे पता है मैं थोड़ी स्पीड से चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चों को पढ़ाते समय फटाफट आधे घंटे का पीरियड आता है तो उसमें फटाफट कोर्स कराना होता है, उस वजह से थोड़ी आदत पड़ी हुई है। पर आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी कोई कमी है उसको प्लीज़ बताएं। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।